कभी सोचा है कि एक पुरानी मैगजीन, एक पेंसिल और 30 मिनट की जल्दबाजी में लिया डिसीजन कैसे पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कॉर्नर पर खड़ा कर सकता है? कभी कभी जो डिसीजन हमें सिर्फ टेम्परेरी जुगाड़ लगते हैं वो आने वाली कई जनरेशन के लिए परमानेंट नाइटमेयर बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सुपर पावर हीरो बनने के चक्कर में किसी अननोन टेरिटरी में घुसता है तो वो अक्सर ये भूल जाता है कि एग्जिट बटन कहाँ है। 1945 की वो एक रात हो या 2026 का वो 5 दिन के पॉज वाला बटन, दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन। एक तरफ $800 मिलियन का फियास्को है और दूसरी तरफ एक ऐसा बॉर्डर जिसे आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है। हाय, मैं हूं प्रशांत और आज हिस्ट्री बीट्स में देखते हैं क्या है इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच का डीप कनेक्शन और कैसे मेन कैरेक्टर के चक्कर में लिए गए स्टेप्स अक्सर हिस्ट्री के सबसे महंगे और खूनी मूव बन जाते हैं। मिडिल ईस्ट में लास्ट ईयर से इजराइल और ईरान के बीच में कांस्टेंट टेंशन बनी हुई थी, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। 2025 के एंड में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम पर अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर स्मॉल अटैक्स किए। सबको लगा अब रीजन में पीस आएगा, लेकिन फेब 2026 में वाइब सडनली बदल गई। अमेरिका ने इजराइल के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ट्रम्प गवर्नमेंट का तर्क साफ था, ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर है और उसे रोकना इमिनेंट थ्रेट से बचने के लिए इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने इसे प्री एम्प्टिव वॉर का टैग दिया, लेकिन दुनिया के लिए ये एक वॉर ऑफ चॉइस था। 28 फेब 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो हमला किया जिसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं। इस हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। हमले में ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई के साथ डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादेह, IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपुर एटसेट्रा मारे गए। अमेरिका को लगा कि लीडरशिप खत्म होते ही ईरान सरेंडर कर देगा और ये एक शॉर्ट एंड स्वीट वॉर होगी। बट तभी हुआ मेजर ट्विस्ट। ईरान ने जो रिटेलिएशन किया, अमेरिका ने उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्टर्न बेसिस को टारगेट किया। जॉर्डन, UAE और कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस से लेकर कतर के अली उदैद बेस तक मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन्स की बारिश कर दी। इजराइल में भी तेल अवीव और हाइफा की मेजर साइट्स को टारगेट किया। सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने क्लेम किया कि वॉर में 12 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन्स तो गिरे ही, साथ ही पहली बार हिस्ट्री में एक F-35 लाइटनिंग 2, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट भी बोला जाता है, को ईरान ने हिट किया। इससे अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी का बबल फूट गया। तो सीन ये है कि इस वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। ईरान ने बहरीन और कतर के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सर्वर डाउन कर दिया, जिससे ऑयल और एनर्जी सप्लाई चेन का गेम लैग हो गया। तेल की कीमतें रॉकेट बन गई और ग्लोबल मार्केट क्रैश हुए। खास बात यह कि अमेरिका को इस शॉर्ट एंड स्वीट वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से एक्स्ट्रा $200 बिलियन का फंड मांगना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक अमेरिका को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में $800 मिलियन की चपत लग चुकी है। अब जब बिल हजारों करोड़ों में पहुंच गया और मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है तो ट्रम्प गवर्नमेंट बैकआउट मोड में आ गई है। ट्रम्प, जो पहले फायर एंड फ्यूरी की बातें कर रहे थे, अब अचानक बातचीत पर लौट आए हैं। ट्रम्प ने ईरान में स्ट्राइक्स पर पॉज का बटन दबा दिया है। मजेदार बात यह है कि ट्रम्प अब इस पूरे फियास्को के लिए अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ को ब्लेम कर रहे हैं। $800 मिलियन का यह फियास्को और दुनिया के सबसे महंगे जेट का कचरा हो जाने के बाद हाथ क्या लगा? वही पुराना हे कैन वी टॉक। देखो, मेन कैरेक्टर के साथ वॉर में घुसना और फिर बिना किसी अचीवमेंट के एग्जिट बटन ढूंढना, ये अंकल सैम का पुराना सिग्नेचर मूव है। चलो टाइम को थोड़ा और पीछे करते हैं और चलते हैं कोरिया के उस वॉर से जहां से ये पूरा लूप शुरू हुआ था। कोरियन वॉर के रूट्स 1910 से शुरू होते हैं, जब जापान ने कोरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और जापान ने सरेंडर किया, तब कोरिया को लगा कि अब उनका आज़ादी का एरा शुरू होगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वो कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि जापानी फोर्सेस का सरेंडर मैनेज किया जा सके। 2 अमेरिकी सेना के कर्नल डीन रस्क और चार्ल्स बोनस्टील को सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया गया था एक ऐसी लाइन ढूंढने के लिए जहां से देश को डिवाइड किया जा सके।
उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक के अगस्त 1944 के मैप को उठाया और 38th पैरेलल पर एक लाइन खींच दी। इस एक डिसीजन से दो देश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बोले तो नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरिया एग्जिस्टेंस में आए। इसके बाद नॉर्थ चला गया सोवियत के पास और साउथ गया अमेरिका के पास। डिवीजन के बाद दोनों साइड पर दो बिल्कुल अपोजिट वाइब्स वाले लीडर्स स्पॉन हुए। नॉर्थ में सोवियत यूनियन ने किम इल सुंग को प्रमोट किया, जो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। वहीं साउथ में अमेरिका ने सिंगमैन री को सपोर्ट किया, जो प्रो वेस्टर्न और एंटी कम्युनिस्ट थे। इन दोनों लीडर्स की पर्सनालिटी मेन कैरेक्टर वाली थी। दोनों ही पूरे कोरिया को अपनी आइडियोलॉजी के नीचे यूनिफाई करना चाहते थे। 1948 तक दोनों साइड पर अलग अलग सरकारें बन चुकी थीं और बॉर्डर पर क्लैशेज होते रहते थे। 25 जून 1950 की सुबह नॉर्थ कोरिया ने सडनली ऑपरेशन पोक पंग लॉन्च किया। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, बल्कि साउथ कोरिया का फुल इन्वेजन था। नॉर्थ की आर्मी, जिसे कोरियन पीपुल्स आर्मी या केपीए कहते हैं, ने 38th पैरेलल को पार किया। उनके पास सोवियत के दिए हुए T-34 टैंक्स थे, जो चीट कोड्स की तरह काम कर रहे थे। बिकॉज साउथ कोरिया के पास उन्हें रोकने के लिए कोई एंटी टैंक गन्स या एयर सपोर्ट नहीं था। सियोल सिर्फ 3 दिनों में गिर गया। जब वॉशिंगटन में ये खबर पहुंची तो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को लगा कि ये डोमिनो थ्योरी का ट्रेलर है। मतलब अगर एक देश कम्युनिज्म के पास गया तो बाकी सब भी गिर जाएंगे। अमेरिका बीइंग अमेरिका ये कैसे होने देता। और डायरेक्ट वॉर में एंटर करना मतलब था सोवियत यूनियन से सीधी लड़ाई। अमेरिका ने यहाँ यूनाइटेड नेशंस का सहारा लिया। यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 83 पास किया और मेंबर कंट्रीज से साउथ कोरिया की मदद करने को कहा। टेक्निकली ये यूएन फोर्सेस थी, लेकिन असलियत ये थी कि मेजॉरिटी पूरी ग्राउंड, एयर और नेवल पावर अमेरिका की थी। 16 से ज़्यादा देशों ने अपनी फौजें भेजी थीं, पर यह एक ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा था जहां सिर्फ एक बच्चा सारा काम कर रहा था और बाकी सब अपना नाम क्रेडिट्स में डलवाने आए थे। यूएन फोर्सेस की एंट्री तक केपीए ने ऑलमोस्ट पूरे कोरिया को कैप्चर कर लिया था। अगस्त 1950 तक यूएन और साउथ कोरियन फोर्सेस को पुसान पैरामीटर नाम के एक छोटे से कोने में धकेल दिया गया था। ये लास्ट स्टैंड था। तभी यूएन की फोर्सेस को लीड कर रहे अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, ऑपरेशन क्रोमाइट। इचॉन एक ऐसी जगह थी जहां लैंडिंग करना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहां के टाइड्स बहुत डेंजरस थे और कीचड़ इतना था कि शिप्स फंस सकते थे। नेवी एक्सपर्ट्स ने इसे सुसाइड मिशन कहा था, लेकिन मैकार्थर ने रिस्क लिया। 15 सितंबर 1950 को अमेरिकी मरीन्स ने इचॉन पर सरप्राइज अटैक किया और नॉर्थ कोरिया की सप्लाई लाइंस को पीछे से काट दिया। इस ऑपरेशन में सियोल को वापस ले लिया गया और नॉर्थ कोरियन आर्मी पैनिक मोड में आ गई। जीत के नशे में मैकार्थर ने 38th पैरेलल को क्रॉस कर दिया और येलू रिवर, जो चाइना का बॉर्डर है, की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने बार बार वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिकी फोर्सेस उनके बॉर्डर के पास आई तो वो एक्शन लेंगे। मैकार्थर ने इन वार्निंग्स को ब्लफ समझा और आगे बढ़ते रहे। अक्टूबर-नवंबर 1950 में चाइना ने अपनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी के अराउंड 3 लाख सोल्जर्स को सीक्रेटली नॉर्थ कोरिया में घुसा दिया। नवंबर की कड़कती ठंड में जब अमेरिकी सैनिक आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक हजारों चीनी सैनिक पहाड़ों से निकले। ये गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग जैसा एक मैसिव अम्बश था। चोसिन रिजर्वायर और चोंगचोन रिवर की लड़ाइयों में यूएन फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हार के बाद मैकार्थर का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने चीन पर एटम बम गिराने की डिमांड कर दी। वो ताइवान के साथ मिलकर फुल स्केल वॉर चाहते थे। प्रेसिडेंट ट्रूमैन को लगा कि मैकार्थर वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट बटन दबाने वाले हैं, इसलिए अप्रैल 1951 में उन्होंने मैकार्थर को फायर कर दिया। उनकी जगह आए जनरल मैथ्यू बी रिजवे। रिजवे ने मीट ग्राइंडर टैक्टिक्स अपनाई। उन्होंने पहाड़ियों पर कब्जा करने के बजाय दुश्मन को आर्टिलरी से खत्म करने पर फोकस किया। उनकी स्ट्रैटेजी ने फ्रंट लाइन को वापस 38th पैरेलल पर स्टेबल कर दिया। इसके बाद 2 साल तक युद्ध एक ब्लडी स्टेलमेट में बदल गया, जहां छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे पोर्क चॉप हिल के लिए हजारों लोग मरते रहे, लेकिन बॉर्डर 1 इंच भी नहीं हिला। 1951 के बीच से पीस टॉक शुरू हुई। इसमें 4 मेजर पार्टीज थी। यूएन कमांड यूएसए के लीडरशिप में, नॉर्थ कोरिया, चीन और साउथ कोरिया।
हालांकि साउथ कोरिया के लीडर सिंगमैन री को ये समझौता पसंद नहीं था और उन्होंने इस पर साइन करने से मना कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा युद्धबंदियों की अदला बदली का था। अमेरिका चाहता था कि जो कैदी वापस नहीं जाना चाहते उन्हें जबरदस्ती ना भेजा जाए। इस एक लीगल इशू की वजह से युद्ध 2 साल और खिंच गया। फाइनली 27 जुलाई 1953 को आर्मिस्टिस साइन हुआ। पॉइंट टू रिमेंबर, ये कोई पीस ट्रीटी नहीं थी, सिर्फ एक सीज फायर था। इसका मतलब है कि टेक्निकली नॉर्थ और साउथ कोरिया आज भी सिचुएशन ऑफ वॉर में है। लेकिन इस वॉर का डैमेज बियॉन्ड थिंकिंग था। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर 6,98,000 टन बम गिराए, जो पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के पैसिफिक थिएटर से भी ज़्यादा थे। लगभग 30 से 40 लाख कोरियाई लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर सिविलियंस थे। अमेरिका के 36,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन वॉर के एंड में बाउंड्री वही थी जहां से शुरू हुई थी, 38th पैरेलल के पास। ये एक ऐसा सीज फायर था जिसने आज तक दुनिया को DMZ या डीमिलिटराइज्ड जोन जैसा खतरनाक बॉर्डर दिया। तो बॉटम लाइन ये है कि 1953 हो या 2026, पैटर्न वही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का धुआं और वही पुराना स्टेटस को। मेन कैरेक्टर बनकर वॉर शुरू करना तो इजी है, पर बिना एग्जिट बटन के प्लान ये सिर्फ एक इन्फिनिट लूप है। ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।